हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। क्लास नाइन्थ के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी में A+ लाना चाहते हैं क्लास नाइन्थ बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सही तरीका समझाने वाले हैं। साथ ही साथ 40 VVI MCQ बताने वाले हैं, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का परीक्षा 29 तारीख को है, 29 जनवरी को। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों का परीक्षा का तैयारी करवाना बहुत ज़्यादा उसमें जोर दे दिए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। और इसमें हम प्रथम शाब्दिक परीक्षा होना था कब 2021-22 में, और हुआ भी था। उसका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्लास से नाइन्थ और विषय हिंदी ए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी ए है, ठीक है ना, बी नहीं। आपको बता दें, पूर्णांक 40 यानी कि 40 नंबर का आप लोग का भी एग्जाम होगा, और इसके लिए आप लोग को 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा खंड क। खंड क का मतलब है सेक्शन ए, ठीक है ना, मान लीजिए इसको। और इसमें आप लोग को अपठित बोध मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। क्या मिलेगा? गद्यांश, जिसको सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर देना है। चलिए, निर्देश में क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, कुछ गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और 1 से 5 तक का उत्तर सही सही लिखना है, ठीक है। मतलब टिक करना है, विकल्प का चुनना है, ऑप्शन को चुनना है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं गद्यांश में क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग का अभी आने वाला है बोड़ी त्यौहार, ठीक है ना, सोहराय त्यौहार पार हुआ कुछ लोगों का, तो ये कहीं ना कहीं नए वर्ष के आगमन से जुड़ा हुआ है। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेतों लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रतिफलित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्त एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही किसानों का मन प्रतिफल होता है, कब? जब खेती बाड़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, ठंडा के समय में धान का खेती इत्यादि, तो तभी किसान जो है खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब महापुरुषों का त्यौहार आता है, तो हमारा जो मन है वो देशभक्ति टाइप से हो जाता है। देशभक्ति से हम लोग का मन गदगद हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने के में मदद करें, जिससे हम सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। देखिए, इससे क्या होगा, सभी धर्म के लोग अगर अच्छे तरीके से सभी अपना अपना त्यौहार को न मनाते हुए मिलजुल कर एक साथ सभी का त्यौहार मनाएंगे, तो उससे समाज में एकता का भावना बढ़ेगा और सभी लोग एकजुट के होकर बहुत बड़े मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। एक में क्या पूछा है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? ए में धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, बी महापुरुषों की याद में बनाए जाने वाले त्यौहार, सी नववर्ष के आगमन के समय साथ बनाए जाने वाले त्यौहार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 2 नंबर में, तो कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं, ठीक है। तो ए में दिया है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। बी में है महापुरुषों की याद में बनाए जाने वाला त्यौहार, सी नववर्ष मनाने का त्यौहार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी नंबर सही है, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार। ऐसा गद्यांश में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब गद्यांश तो बहुत ही ईजी है, आप लोग गद्यांश आराम से बना सकते हो। सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? ए में उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, ठीक है। 3 नंबर का यही वाला सही आंसर है, ठीक है। चलिए, गद्यांश आप लोग आसानी से बना सकते हैं, तो गद्यांश में ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है। आपको ये समझना है कि किस तरह से पैटर्न है, पैटर्न को पहले समझिए। 4 नंबर क्या है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक मतलब इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता था, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम हो सकता था त्योहारों का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर में। देखिए 5 क्या है, उमंग शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची चूज करना है किसका? उमंग का, ठीक है ना। ए में है खुशी, बी में है उल्लास, सी में है देशभक्ति, और डी में है सराबोर। तो उमंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आप लोग का उल्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर फिर से एक निर्देश दिया हुआ है जो कि पद्यांश में है, ठीक है ना।
चलिए निर्देश, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, कविता टाइप से कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको पढ़ना है और 6 से 10 तक का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए क्या दिया हुआ है, मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे संप्रेम लिखाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस के उठाती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वह वह मुझे दूध पिलाया करती थी, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ देखिए, याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। अब देखिए इतना सब तो दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पर गद्यांश। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्या पूछा गया है। देखिए 6 में है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है। तो अभी अभी तो हम लोग पढ़े उनकी माँ की याद आती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बी में क्या है, नाज नखरे उठाने मुहावरे का अर्थ है। नखरे उठाने का क्या अर्थ है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। ए में है प्रेम करना, बी में हर तरह की इच्छा पूरी करना, सी में क्या है यहाँ पर शरारती बनाना, और डी में नाजुक बनाना। तो अभी अभी हम लोग ऊपर में देखें, इसका आंसर सी सही होगा, शरारती बनाना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या है, 8। दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। ए नंबर में है जल्दी जल्दी दूध पियो, बी में है दूध पियो नहीं तो कमजोर हो जाओगे, सी में है मेरा बेटा शेर बनेगा, डी में मेरा बेटा अफसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरा बेटा शेर बनेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन 9। कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। तो कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी, तो अपने ममता भरे आंचल से उसको लपेट लेती थी, ठीक है। ममता भरे आंचल में उनको छुपा लेती थी कवि को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। अब देखिए तभी तो वहाँ पर चैप्टर का शीर्षक पूछा था और अभी भी यहाँ पर कविता का शीर्षक पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 नंबर का सही जो आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। माँ का प्यार भी इसका शीर्षक हो सकता है, माता का आंचल भी, माँ का ममता भी, क्योंकि तीनों चीज़ों को यहाँ दिखाया हुआ है, प्यार आंचल और ममता को भी दिखाया हुआ है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। ध्यान दीजिए 11 नंबर शुरू होने से पहले खंड ख शुरू हो रहा है, मतलब कि व्याकरण शुरू हो रहा है, ठीक है। ये जो 40 क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें से अब 10 क्वेश्चन जो था उसमें से 10 में 10 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर देकर, ठीक है। ये 11 नंबर से ग्रामर शुरू होता है, जिसके लिए आप लोग ग्रामर का हर टॉपिक चैप्टर पढ़ना होगा। तो चलिए क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा उसको पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए, साथ ही साथ किस किस टॉपिक से, ग्रामर के किस किस चैप्टर से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी ध्यान दीजिए। चलिए ए में क्या है, मतलब सॉरी 11 में क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले आता है, पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है ना। तो उसको लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो इसका मतलब उपसर्ग आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। उपसर्ग से दूसरा भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों को। फिलहाल चलिए 12 में क्या है, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए में आई, बी में आइन, सी में इन और ई में इन है। देखिए यहाँ पर सी और डी बिल्कुल भी एक ही ऑप्शन है। तो सुमारिन, इन 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 क्या हो रहा है, सुमारीन सुमारीन, इन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी इसमें दोनों सही होगा, ठीक है ना, 12 नंबर का, क्योंकि दोनों एक ही हुए। चलिए 13 में क्या है, आकाश का सही पर्यायवाची है। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या पूछा था, तो प्रत्यय पूछा था, तो आप लोगों को प्रत्यय भी पढ़ लेना है, प्रत्यय से भी कुछ भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बहुत सारा याद करना है, ठीक है। आकाश का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गगन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर, तो 14 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए क्या है 14 नंबर में, सीता आम खाती है, वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। देखिए सीता आम खाती है, क्या खाती है, आम, तो यहाँ पर ने का प्रयोग लगा करके इसका सेंटेंस बनाना है। ए में है सीता ने आम खाई, बी में है सीता ने आम खाया, सी सीता आम को खाती है, डी सीता से आम खाया नहीं जाता है। देखिए ये जाता वाला तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पुल्लिंग का बात है जबकि सीता स्त्रीलिंग है। सीता ने आम खाया, यहाँ देखिए ने तो लगा हुआ है लेकिन सीता ने आम खाया दिया हुआ है, खाई नहीं, खाई होता तब सही होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, विशेषण किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे चीज का विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो कितना लीटर दूध है, 4, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। 4 लीटर दूध है यहाँ पर। चलिए 15 हो गया, अब चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 में क्या है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। देखिए
राम क्या है, समय पर काम पूरा कर दिया। तो रचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर इसको क्या पूछा, वाक्य के भेद पूछा। यानी कि आप लोगों को वाक्य वाला चैप्टर भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वाक्य से भी किसी तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से 1 नंबर के लिए। तो 1 नंबर अगर लादना है तो ये सब सारा चैप्टर अच्छे से तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा। चलिए, क्या दिया हुआ है कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर भेद बताएं। देखिए, राम ने समय पर वक्त पूरा किया, ठीक है। ये सरल वाक्य होगा, क्योंकि इसमें किसी दो शब्द भी नहीं है, 3 शब्द भी नहीं है, शब्द घूमा हुआ भी नहीं है, शब्द एकदम सरल है, तो इसको सरल वाक्य बोलेंगे। चलिए देखते हैं 17 नंबर, ठीक है। 17 में क्या है, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। देखिए, यहाँ दो शब्द सेंटेंस, दो वाक्य है। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, तो दो शब्द जिसको हम लोग जिसमें रहता है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त माने जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, 17 के बाद अब हम चलते हैं 18 नंबर, ठीक है। 18 में क्या पूछा है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, आप लोगों को मुहावरा भी कुछ याद कर लेना है, ठीक है ना। 20 30 40 तो जरूर सकिएगा मुहावरा याद कर लेना है। तो फिलहाल 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए, 19 में क्या है, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लड़का अच्छा है, ठीक है ना, इसमें आपको वचन बदल देना है। क्या बदल देना है, वचन। वचन एक वचन दो वचन बहुवचन होता है ना, उसको बदल देना है। तो लड़का से लड़के हो जाएगा, ठीक है ना। तो लड़के किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, लड़के अच्छे हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा 19 का। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 20 नंबर में क्या है, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, विशेषण पद के द्वारा, किसके द्वारा, विशेषण पद के द्वारा, यानी कि आप लोग को विशेषण भी पढ़ना है, ठीक है ना। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, इतना तो हो गया। अब जैसे आप खंड ग में ध्यान लगाएंगे, वैसे ही बगल में देखने को लिए मिलेगा पाठ्य पुस्तक, ठीक है। यानी कि ग नंबर क्वेश्चन जितना भी पूछेगा ग नंबर से आगे इधर सारा पाठ्य पुस्तक सही होगा। 21 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पाठ्य पुस्तक से होगा, ठीक है ना। यानी कि 20 नंबर पूछेगा ग्रामर और अपठित बोध बोल सकते हैं उसको, राइटिंग सेक्शन से, ठीक है ना। और 20 नंबर किताब से। चलिए, 20 में से दो 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 किताब है, तो एक किताब से हो सकता है 12 13 नंबर पूछे जिसमें कविता है, और जिसमें कविता नहीं उसमें से 7 8 नंबर का, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम चलते हैं आगे। कह रहा है निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और नीचे जो क्वेश्चन पूछा है 21 नंबर से 30 नंबर तक, उसका सही सही उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग बेगार में, जो ही अ, खोजी होई तो तुरते मिलही पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भाई साधे साधो सब श्वासों की श्वास में। देखिए, इस तरह से यहाँ पर कुछ कविता दिया हुआ है, और ये कविता जो है हमारा चैप्टर से ही लिया गया है, मतलब हमारा किताब से ही लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल 21 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। 21 नंबर, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। यहाँ पर जो पद है ऊपर में उसका रचनाकार यानी कि इसके लेखक कौन है, ठीक है, नहीं कवि कौन है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कबीर दास, ठीक है। चलिए, 22 में क्या है, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है। तो मनुष्य यहाँ पर हम लोगों को ढूंढ रहा है, मतलब सॉरी, हम लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, यहाँ पर जो मनुष्य वो ढूंढ रहा है ईश्वर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ईश्वर ने ईश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अगला क्या है, 23, बैराग का मतलब है, बैराग का क्या मतलब है। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है विरागी, बी में वैराग्य, सी में विराह, और डी में दिया है विराजमान, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, विरागी। चलिए, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए, 24 में क्या पूछा है, पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। देखिए, कुछ पद दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर में उनमें कौन कौन सा जगह का नाम आया है। तो उनमें आया है आप लोगों का, कहाँ का, तो आया है आप लोगों का काबा और कैलाश का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग। निर्देश फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा है, फटाफट से आप लोगों का आंसर देते जाना है। 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो है 25 नंबर में पूछा गया है आप लोगों का, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, सब सांसों का श्वास में इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है ना। चलिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ए में है ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, बी ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, सी हम सांस लेते हैं, डी सांस लेने में हमें तकलीफ
होती है। तो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए 26 में क्या पूछा है, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, ठीक है ना। विहार मतलब विराजमान होते हैं, ठीक है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस जो है वो मानसरोवर में विराजमान होते हैं। चलिए 27 में क्या है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था आप लोगों का 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है 27 का। चलिए 28 नंबर में क्या है, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजक, ठीक है ना। बीजक क्या है, तो रचनाओं का संग्रह है, किनका, तो कबीर जी का। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला नंबर 29 नंबर। पखा पखी का क्या अर्थ है, ठीक है। ए में है लड़ाई झगड़ा, बी में है सुख दुख, सी में है सगुन निर्गुण, और डी में क्या है पक्ष विपक्ष। जबकि क्या दिया है, पखा पखी। पखा पखी का जो सही अर्थ होता है वो होता है आप लोगों का क्या चीज़, तो पक्ष विपक्ष, ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 30 नंबर, ठीक है ना। 30 नंबर क्या है, संसार को किसके समान बताया गया है। तो ए में है हाथी के समान, बी में है चींटी के समान, सी में है कुत्ते के समान, डी है बिल्ली के समान। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के समान, ठीक है। चलिए अब फिर से देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। निर्देश में पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए 31 से 35 तक का आप लोगों का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया है गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इतनी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, ठीक है। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला दो बेलों की कथा से लिया गया, आप लोग देख सकते हैं। दोनों दिन भर जाते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये या बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। देखिए इस प्रकार से दो बैलों की कथा, जो दुखद कथा है एक, उसको दिया हुआ है। उस चैप्टर से एक गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए अब 31 नंबर से इसका क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। क्या है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला दी जाती थी। तो ऊपर तो पढ़े तो पता चल गया होगा कि रोटी खिलाती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर। अब देखिए यहाँ से दो 31 32 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो गद्यांश से पूछा जा रहा है, जो कि बुक का है, ठीक है। चलिए 32 में क्या है, लड़की के पिता का क्या नाम था। तो अभी आप लोग देखिए लड़की के पिता का नाम क्या था। तो लड़की के पिता का नाम था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, गया, झूरी, भैरव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, भैरव, ठीक है, भैरव की लड़की थी। चलिए 33 में क्या दिया हुआ है, सौतेली माँ उसके साथ कैसे व्यवहार करती थी, ठीक है। तो सौतेली माँ उसके साथ व्यवहार करती थी बहुत ही दुखदायक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उसे मारती थी, ठीक है। चलिए अब फिर से कुछ निर्देश दिया हुआ है। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर से, ठीक है ना, 6 34 से लेकर 40 तक। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, किताब से उठाया गया है। 34 नंबर में, दोनों बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो दोनों व्यवहार बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, आप लोग पढ़े भी, और ये किताब तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वे दिन भर जाते जाते और डंडे खाते, जाते जाते नहीं, जोते जाते और डंडे खाते थे, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब अगला चलिए 35 नंबर का देखते हैं। 35 नंबर क्या पूछा गया है, ये लीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। वो जो ऊपर का गद्यांश है दो बैलों की कथा, उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रेमचंद का ही नाम मुंशी प्रेमचंद है। चलिए 36 में क्या है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। देखिए चाय का जो पत्ता होता है उसे कूटा जाता है, ठीक है ना, और कूट करके फिर उसे दानेदार बनाया जाता है। तो तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तो ए दिया है चोडी, बी दिया है चोड़ी, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है ना, चोडी और चौड़ी, ठीक है।
ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए 37 नंबर क्या है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? तो 1.5 मील गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मील 1.5 मील। ठीक है, अब अगला चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। क्या पूछा है? शेखर शेखर विहार में कंजर यानी कि बहु सॉरी बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? तो ये आप लोग का 103 था इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 39 में क्या, चलिए 39 में क्या है, लेखक लड्डकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? ठीक है, ए में है लेखक आराम करने लगा, बी लेखक आगे नहीं जाना चाहता था। ठीक है, सी में है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करते ताकि आसानी से दिखे। ठीक है ना, सी में है लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। ये और यही ऑप्शन आप लोगों का सही भी है। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर भी किए थे हम। चलिए अब चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। क्या है, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? ए में है यशोदा का, बी में है कृष्ण की, सी में है गोपियों की और डी में है बलराम की। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कृष्ण की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को पैटर्न भी बताए हैं कि किस प्रकार से 2025 का एग्जाम आप लोगों का होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि ये 40 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से, अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो फिर से आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है। VVI ने इसको MVVI बोलेंगे, मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 40 का 40। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।